वेलकम बैक माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 लाइफ साइंस पेपर सेकंड वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, इसमें वेस्ट बंगाल की बात करेंगे अपन। और ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराई गई थी 2018 के अंदर लाइफ साइंस सेट की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर अपन 25 की बात करते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा अपन जल्दी कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What does the standard error of mean significantly? ये स्टैंडर्ड एरर का जो मीन है इसका मतलब होता क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल मीन एंड द ऑब्जर्वेशन मीन। ठीक है ना, दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल मीन, यूनिवर्सल माध्य और ऑब्जर्व्ड माध्य। ये क्वेश्चन पहले भी कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमेशा याद रखना भाई कि जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल मीन एंड ऑब्जर्व मीन के डिफरेंस से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। राइबोफोरिन्स आर ग्रुप ऑफ। देखो राइबोफोरिन के नाम से है ऐसे कोई भी प्रोटीन्स जो खासतौर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर की तरफ पाई जाती हो। ये डोमेन प्रोटीन होती है, और डोमेन प्रोटीन का मतलब यहाँ पर राइबो ये है कोई ई आर है, ई आर के ऊपर यहाँ की तरफ इस प्रकार से पाई जाती है। यहाँ पर राइबोसोम आके बाइंड होते हैं। राइबोसोम जो है वो बाइंडिंग साइट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के हेल्प कराते हैं ये। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? राइबोफोरिन्स बोलते हैं। राइबोफोरिन्स जो होती है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जो रफ ई आर के ऊपर पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, दो प्रकार की होती है, ग्लाइकोफोरिन 1 और ग्लाइकोफोरिन 2। ठीक है ना, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि राइबोसोम के बाइंड होने के लिए अटैच यूज में आती है। इसका मतलब राइबोसोम का रिसेप्टर भी कह सकते हैं। तो ये राइबोसोम के रिसेप्टर के रूप में वर्क करता है। इसका राइट आंसर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कोटेड लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ आर ई आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो ए आ जाएगा। ये देखो आर ई आर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। Some agents act by binding to a receptor mimic normal neurotransmitter agent called। कि कोई भी जैसे ये सिग्नलिंग ये है रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आके बाइंड होता है, अगर इसकी जगह सेम इसका जैसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल आके बाइंड हो तो वो क्या होता है? मिमिक मतलब कॉपी, उसकी जैसी कॉपी आके बाइंड होती है। अगर सेम कॉपी बाइंड आके होती है तो उसे एगोनिस्ट बोलते हैं। अगर जस्ट ऑपोजिट होती है, इनहिबिटरी टाइप की होती है तो उसे एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम पूछा है मिमिक प्रकार की, नॉर्मल सेम पूछा है न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर्मल पूछा है तो इसका मतलब एगोनिस्ट होती है, और जस्ट ऑपोजिट पूछे इनहिबिटर पूछे तो एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर एगोनिस्ट आ जाएगा इसका ऑप्शन। सिमिलर स्ट्रक्चर तो यहाँ पर एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। Which among the following is not established as a genetic disease? इनमें से जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन भी देखो पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें याद रखना भी जेनेटिक डिजीज के अंदर ये है फिनाइल कीटोयूरिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, बीटा थैलेसेमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है। लेकिन जो विटिलिगो जो है, विटिलिगो ये क्या है? एक पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने वाली, जैसे स्किन के अंदर व्हाइट पैचेज जो बनने लगते हैं, मतलब स्किन के अंदर जो कलर आता है अपना वो किस कारण से आता है? मेलानिन के कारण से आता है। तो मेलानिन के जो प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। ये मेलेनोसाइट्स जो सेल्स है अगर डेड हो जाए, मतलब मेलेनिन प्रोड्यूस या स्किन कलर प्रोड्यूस करने वाली सेल की डेथ हो जाए, उनके कारण उन सेल्स को क्या बोलते हैं? मेलेनोसाइट्स। मेलानोसाइट्स के नॉन फंक्शन होने के कारण से मेलानिन का सिक्रेशन प्रॉपर रूप से नहीं होता है, जिसके कारण से स्किन में व्हाइट पैचेज बनने लगते हैं। उसके कारण उस डिजीज को बोलते हैं विटिलिगो बोलते हैं। ये एक नॉन डिसऑर्डर है, ये मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है ना, कोई भी डैमेज होने के कारण से हो सकती है सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। डिटॉक्सिफिकेशन साइट इन लीवर सेल्स। देखो ये क्वेश्चन काफी बार मैंने बता भी चुका हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन जो है स्मूथ ई आर होता है। ठीक है ना, रफ का मतलब तो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, और स्मूथ जो होती है उसका काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा SER ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 6 नंबर। द पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स आर। ठीक है ना, तो रिकॉग्नाइजेशन जो रिसेप्टर्स होते हैं कैसे होते हैं?
प्रेजेंट ऑन एम्पलीफाइड सेल बाय द सिलेक्शन, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। देखो कोई भी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहले से प्रेजेंट अपने बॉडी में ऐसा सिस्टम जो अपनी बॉडी में इनेट रूप से पाए जाते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, फिक्स पैटर्न, मतलब पहले से अवेलेबल है वो, और अपनी बॉडी से बाहर से कैसा करता है, प्रोटेक्शन करता है अपनी बाहर से बॉडी को। तो इस प्रकार की जो रेस्पॉन्स है, रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी, मतलब जन्मजात से अपनी बॉडी में मिलने वाले रिसेप्टर्स रेस्पॉन्स, उसे अपन क्या बोलते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर बोलते हैं, जो पहले से अपनी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, जन्मजात अपने को मिलते हैं। तो ये इम्यून रेस्पॉन्स का, इम्यून इम्यूनिटी रेस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द एंजाइम कैटलाइज्ड इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। एंजाइम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, एंजाइम कैटलाइज्ड के बारे में। तो एंजाइम के बारे में अगर पूछा जाए यहां पर कि एंजाइम कैटलाइज जो रिएक्शन होती है वो करता क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होकर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट से वो एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द रेट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट मतलब एस और ई, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रांजिशन स्टेज जो बीच की होती है, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट के बीच की ट्रांजिशन स्टेज इंटरमीडिएट डिटरमाइन ओवरऑल रिएक्शन रेट। ट्रांजिशन जो साइट है या ट्रांजिशन जो स्टेट है वो डिपेंड करती है, वो डिसाइड करती है, वो डिटरमाइन करती है कि उसकी रेट क्या होगी, रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन रेट क्या होगी, ये डिसाइड करती है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो इंटरमीडिएट स्टेट है या फिर अपने ट्रांजिशन स्टेट है वो ही डिसाइड करती है ओवरऑल रिएक्शन की रेट क्या होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहां पर देखो, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पेप्टाइड्स फ्रॉम बैक्टीरिया दैट हैज बीन कॉमर्शलाइज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से देखो ऐसी कौन सी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाली चीज है जो खासतौर से जो फूड है, पैकिंग मटेरियल है, उनको अपन क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और मार्केट में भेजते हैं। कोई भी खाने का सामान है, घी है, ऑयल है, कोई भी मतलब अपना फूड है, मटेरियल है, कुछ भी है, उनको आप क्या करते हो, स्टोर करते हो, प्रिजर्व करते हो ताकि वो लंबे टाइम तक खराब ना हो। इसलिए उनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें डाली जाती है फूड प्रिजर्व करने के दौरान, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की, अगर बैक्टीरिया पैथोजन उनके अंदर एंटर भी होते तो उनकी डेथ हो जाए। तो खास तौर से उसमें फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर नेचुरल जो डाली जाती है, नेचुरल एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल, उसे अपन निसिन का एक एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। तो निसिन इसका एग्जाम्पल है। निसिन जो है वो खासतौर से है क्या, बैक्टीरियोसाइड है, बैक्टीरियोसाइड अपन कह सकते हैं, बैक्टीरियोसिन। और ये खासतौर से देखो डेयरी जो प्रोडक्ट है, खासतौर से मिल्क है, घी है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसके अलावा जो मीट है उनका प्रिजर्व करने के लिए उनमें डाली जाती है। तो ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एन एंटीबायोटिक दैट रिजेंबल 3' एंड ऑफ द चार्ज tRNA मॉलिक्यूल, कि कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस को आप इनहिबिट करना चाहते हो और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, tRNA के जैसी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब वो आके ए साइड पे बाइंड हो सकती है, ए साइड पे बाइंड होगी तो वहां पर 3 जो NH ग्रुप है वो फ्री नहीं होगा, NH ग्रुप फ्री नहीं होगा तो अगला जो एमिनो एसिड है वो आके अटैच नहीं होगा और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मतलब इसकी जो इलोंगेशन है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ऐसी कौन सी सिमिलर tRNA के मॉलिक्यूल के सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो अपन बात करें प्यूरोमाइसिन। प्यूरोमाइसिन जो है वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, ए साइड पर आकर बाइंड होता है, ठीक है ना, और tRNA की सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए सी टर्मिनल पेप्टाइड सीक्वेंस ऑफ 4 एमिनो एसिड। यहाँ पर कोई भी एक प्रोटीन है जो इसका टारगेट है कि वो कहाँ पे उसका डिसाइड करना है, जाना है, तो उसमें कौन से 4 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लाइसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और ल्यूसिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इनको वैसे अपन शॉर्ट्स में अपन देखें तो ये आ जाएगा KDEL, KDEL। ये सीक्वेंस किस में पाई जाती है, ये प्रोटीन टारगेटिंग में पाई जाती है, जो स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी जो प्रोटीन, वहां पर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ग्रुप में काम करता है, KDEL। तो इसका मतलब इनमें डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोटीन टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, किस ऑर्गेनल में जाएगी ये प्रोटीन, अगर जिसके पास ये सीक्वेंस है तो ये जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 11 नंबर, इन विच न्यूट्रिएंट साइकिल गिव बिलो, न्यूट्रिएंट साइकिल दिए गए हैं बोथ द एटमॉस्फेरिक एंड लिथोस्फीयर, मतलब एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता हो और जो पहाड़ियां हैं लिथोस्फीयर्स है उनमें भी पाए जाते हो, ऑपरेट एट द सिमिलर मैग्नीट्यूड लीडिंग टू रिलीज द एलिमेंट कंसर्न फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग इन बायोजियोलॉजिकल साइकिल, बायोजियोलॉजिकल साइकिल में मेंटेन करते हो ऐसे कौन से साइकिल है। तो अपन बात करें सल्फर की, सल्फर जो साइकिल है, सल्फर साइकिल लिथोस्फीयर मतलब खास तौर से जो रॉक्स है उनसे भी निकलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स है उनसे भी, और एनवायरमेंट में भी पाया जाता है सल्फर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो आ जाएगा सल्फर साइकिल, जो इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है और इन रॉक्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एनिमल दैट क्लाइंब ऑन द वॉल एंड रॉक्स, ऐसी कोई भी क्लाइंबर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो खासतौर से किसी दीवारों पे पाए जाते हो और रॉक्स के ऊपर भी पाए जाते हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, कौन से कैटेगरी के अंदर उनको रखा जाता है। तो उनको रखा जाता है स्केंसोरियल एनिमल्स, या फिर अपन कह सकते हैं कैंसोरियल एनिमल्स। ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है ना वो डायरेक्ट ही आएगा। कैंसोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो खासतौर से वॉल और रॉक्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो 30 नंबर देखो, व्हाट काइंड बिहेवियर ऑफ ए गूज हेल्प, जो हंस है या गूज है वो बिहेव शो करता है, रिटायर इट्स एग दैट गो नॉकआउट साइड द नेस्ट, मतलब अगर उनके जो एग है अगर वो घोंसले से बाहर गिर गए हैं तो वो क्या करते हैं, उनको लुढ़काते हुए वापस अपने नेस्ट में लेके आते हैं। ये जो बिहेवियर है उनका ये कैसे, ये तो उनका नेचुरल है ना, पहले से अवेलेबल है, मतलब उनकी सिस्टम में है ये, मतलब ये इनेट प्रकार का बिहेवियर कह सकते हैं आप उसे, ठीक है ना। ये कैसा हो सकता है, इनेट प्रकार का बिहेवियर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी प्रकार का, मतलब अगर बच्चे अपने बाहर जाते हैं तो मदर जो होती है वो ऑटोमेटिक अंदर लेके आ जाएगी अपने घोंसले के अंदर, तो ये इनेट बिहेवियर है उनका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन शोज नेगेटिव फीडबैक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का नेगेटिव फीडबैक में, देखो नेगेटिव फीडबैक में स्पर्मेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है, एक तो इनहिबिन और एक होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है उस टाइम पर किस चीज को रोकता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। किस चीज को रोकने के लिए, खास तौर से गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है। अगर वो रिलीज नहीं होगा तो एफएसएच और एलएच सिक्रेट नहीं होगा, उनको रोक देगा। तो ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस को ब्लॉक करता है, रोकता है, मतलब उस प्रोसेस को फीडबैक देता है। अगर आपकी स्पर्म काउंटिंग अधिक हो, हाई हो, स्पर्म काउंटिंग हाई होने लगे, प्रोडक्शन एकदम हाई होने लगे, तो उस टाइम अगर उसको रोके तो इनहिबिन जो है वो रोकता है। इनहिबिन सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स, इनहिबिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, सर्टोली सेल्स के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा, ठीक है। स्पर्मेटोसिनेसिस को तो रोकता है ये इंटरनली, और अगर हाई क्वांटिटी हो जाए स्पर्म की तो उसको हाई काउंट्स बोल सकते हैं, हाई काउंट्स हो उसको कंट्रोल करने के लिए इनहिबिन जो सर्टोली सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको ओवरऑल अगर ट्यूशन की लैंग्वेज देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पर्टिकुलर तो टेस्टोस्टेरोन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर प्रोनाउंस्ड, तो यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वो किसने बताया था, तो अपन जानते हैं वॉन बियर ने बताया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वॉन बियर। वॉन बियर के काफी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जो इन्होंने बाल लेके एक एग को कटिंग किया था, दोनों साइड में देखा था, ग्रीन क्रेशिएंट बनाकर, ग्रीन क्रेशिएंट से जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो रोल प्ले करता है, वो सभी चीजें इन्होंने बताई थी वॉन बियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, बेसिलस और सेलेजेली, सेलेजेली जो है स्लेजेली, ये बेसिलस जो है खासतौर से कहाँ यूज में आता है, तो ये खासतौर से यूज में आता है हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में ये रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियम, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, सुबह सुबह बना रहा हूँ इसलिए ट्रेन का टाइम हो रहा है ड्यूटी का। माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी एन इम्पोर्टेंट पैथोजन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज हाईली सेंसिटिव, ये जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी है ये खासतौर से कौन सी एंटीबायोटिक्स ऐसी है, कौन सी ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स है जो इसको कंट्रोल करती हो या उनके प्रति सेंसिटिव रहती है,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिनके प्रति ये सेंसिटिव है। ठीक है, तो खास तौर से देखो मैक्रोलीड्स जो एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है ये, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स मैक्रोलीड्स, इनके प्रति क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है। ठीक है, इनमें से कौन से एंटीबायोटिक्स इंक्लूड की गई है, तो खास तौर से देखिए अपन टेट्रासाइक्लिन के अलावा इरिथ्रोसाइट के अलावा रोगजीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन, ये सभी चीज़ें किस में आती है, ये मैक्रोलीड्स के अंदर आती है। और सभी के प्रति ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी है वो सेंसिटिव होता है और इनके द्वारा इनकी ग्रोथ है वो रोकी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको हार्डली वीडियो का है, ये मैं बाद में आपको समझा के पेपर पे बना के उस पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है ना, या कम्युनिटी पे डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, हिस्टोन एसिटाइलेशन के नाम से है कि हिस्टोन के ऊपर अगर एसिटाइल ग्रुप बाइंड होता है, उसका मतलब उसकी जो हिस्टोन की प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसके कारण से वो डीएनए को छोड़ देता है, डीएनए को यूज कर देगा तो डीएनए है वो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए फ्री है। इसका मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है एसिटाइलेशन, ठीक है ना, बिकॉज जी, तो इट इंक्रीज डीएनए हिस्टोन इंटरेक्शन, ये तो गलत है। एसिटाइल ग्रुप ऑन हिस्टोन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज, ये भी गलत है। हिस्टोन एसिटाइलेशन लूज द डीएनए हिस्टोन एंड कॉम्प्लेक्स मेकिंग दिस पॉसिबल टू आरएनए पॉलीमरेज, ये सही है। हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या करता है, डीएनए और हिस्टोन के बॉन्डिंग को लूज करता है, जिसके कारण उसका ट्रांसक्रिप्शन आराम से हो सकता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, सी होगा। यहाँ पर देखें, वन स्ट्रैंड ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज म्यूटेटेड, ठीक है ना, एक स्ट्रैंड डीएनए म्यूटेटेड हो गया, चेंजिंग ऑल द साइटोसिन्स टू यूरेसिल, कि ऐसा चेंज होने के कारण से डीएनए में जो जितने भी साइटोसिन थी वो किस में कन्वर्ट होगी, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गए। यूरेसिल में कन्वर्ट हो गए तो यूरेसिल तो जिसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, मतलब सी अगर होता तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता जी के साथ, अब वो बदल गया किसमें, यू में, यू बनाएगा एडेनिन के साथ, कितने डबल बॉन्ड। इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गए तो सीधी सी बात है वो डीएनए की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सी और जी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते हैं और एडेनिन जो है उनमें बॉन्डिंग दो ही होती है हाइड्रोजन, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं, तो ओवरऑल इस डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सी कन्वर्ट इनटू यू और यू बॉन्डिंग बनाएगा ए के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कम हो गई, तो संख्या कम हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसका राइट आंसर आ जाएगा टू बी लोअर, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इस प्रकार से आज की डिस्कशन वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा, अभी 10 मिनट बचे हैं टर्न के। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।